हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे केस के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें पुलिस को अपराधी का पता तो कुछ दिन में ही चल गया था, पर जी केस को सॉल्व करने में पुलिस को 15 साल लग गए थे। ये अपराध की दर्दनाक घटना गुजरात के अहमदाबाद में रहने वाली सजनी कृष्णा की है। 2018 में बेंगलोर के ओरेकल कंपनी में दो लोग प्रवीण बटेले से मिलने आते हैं। जैसे प्रवीण बटेले उन लोगों के पास जाते हैं तो उनमें से एक आदमी खड़ा होकर बोलता है, हेलो मिस्टर तरुण। प्रवीण बटेले शॉक हो जाता है क्योंकि उसको बेंगलोर में सभी प्रवीण बटेले के नाम से जानते थे। उसे आज तक किसी ने तरुण के नाम से नहीं बुलाया। हैरानी से प्रवीण भी हाथ आगे बढ़ाता है तो वो आदमी बोलता है, आई एम इंस्पेक्टर किरण चौधरी। मिस्टर तरुण, अब तुम्हारा खेल ख़त्म हो चुका है। ये कहते ही दोनों पुलिस इंस्पेक्टर प्रवीण को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे अहमदाबाद लेकर जाया जाता है। आप सोच रहे हो कि पुलिस को कैसे पता चला कि प्रवीण ही तरुण है। हम आगे आपके इस क्वेश्चन का डिटेल में आंसर देंगे। हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। बात 2002 की है। सजनी अपने माता पिता और बहन के साथ अहमदाबाद में रहती थी। सजनी बैंक में जॉब करती थी। हर एक माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करें और फिर वह उनकी शादी कर दे। ऐसा ही कुछ सजनी के घर वाले सोच रहे थे क्योंकि सजनी ने पढ़ाई कंप्लीट कर और उसे बैंक में बहुत अच्छी जॉब भी मिल गई थी, जिसके बाद घर वाले लड़के की तलाश करने लग जाते हैं और सजनी का रिश्ता तरुण जिंजराज नाम के लड़के के साथ तय किया जाता है। तरुण केरला का रहने वाला था, पर वो अपनी पढ़ाई के लिए अहमदाबाद आया था और उसका छोटा भाई अरुण भी उसके साथ ही था। और तरुण को भी स्कूल में पीटी टीचर की जॉब मिल चुकी थी और उसे बास्केटबॉल खेलने का भी शौक था। एक दिन बास्केटबॉल खेलते तरुण की उंगली में चोट लग जाती है और सर्जरी भी होती है, पर उसकी उंगली ठीक नहीं होती। वहीं एक पूजा नाम की लड़की बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करती थी। वैसे पूजा उसका असली नाम नहीं है, हमने जस्ट पहचान के लिए अपनी तरफ से रखा है। ये दोनों अहमदाबाद के यूनिसेक्स टूर्नामेंट में भी हिस्सा लेते हैं। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है तो तरुण ये बात अपने घर वालों से करता है तो वो इस शादी के लिए मना कर देते हैं क्योंकि पूजा दूसरे धर्म की थी। तो तरुण के माता पिता उसका रिश्ता सजनी से तय कर देते हैं, जिसके लिए तरुण भी मान जाता है। जब तरुण ये बात पूजा को बताता है तो बताती है कि मेरी भी शादी तय हो गई है, अगले महीने है। दिसंबर 2002 में केरला के त्रिशूर इलाके में तरुण और सजनी की शादी हो जाती है और शादी के बाद ये दोनों अहमदाबाद आ जाते हैं और एक फ्लैट में रहने लगते हैं। तरुण का भाई और सजनी के माता पिता भी अहमदाबाद में ही रहते थे। कुछ हफ्तों बाद गर्लफ्रेंड पूजा का फ़ोन आता है कि जो मेरी शादी होने वाली थी वो अब नहीं हो रही है। ये बात सुनकर तरुण की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब वो सजनी से छुटकारा पाना चाहता था तो तरुण ने सजनी से डिवोर्स की बात की, पर सजनी ने मना कर दिया और तरुण से कहती है, आप अपने पास्ट को छोड़ दो, मैं भी आपको कभी भी आपके पास्ट के लिए कुछ नहीं कहूँगी और हम नए सिरे से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। अगर हम कमाई की बात करें तो सजनी तरुण से ज़्यादा कमाती थी। सजनी अपने रिश्ते को सुधारने के लिए अपना और तरुण का एक जॉइंट बैंक अकाउंट खोलती है, जिसमें वह अपनी सारी सेविंग और सैलरी रखने लगती है। उसे लगता है कि ऐसा करने से उन दोनों का रिश्ता मजबूत हो जाएगा। उन दोनों के रिश्ते में सुधार आने लगा, पर कुछ समय बाद तरुण जॉइंट अकाउंट से पैसे निकलवाने लगा तो सजनी को लगने लगा कि तरुण सिर्फ उसके पैसे के लिए ही उसके साथ है। सजनी ये बात अपनी माँ से कहती है। उसकी माँ कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम्हारा वहम है। 14 फरवरी 2003 में आखिर तरुण ने अपना असली रूप सजनी को दिखा ही दिया। सजनी सुबह 7:15 के आसपास बैंक के लिए तैयार हो रही थी। चाय पीने के बाद सजनी से कहता है, आज प्यार का दिन है, हम कहीं घूमने चले शाम को। तो सजनी हाँ कह देती है और तरुण कहता है, हम अरुण को भी साथ ले चलते हैं, बहुत टाइम हो गया उसके साथ बाहर गए। सजनी इस बात पर भी हाँ कह देती है तो तरुण सजनी को कहता है कि मैं अरुण को बताने जा रहा हूँ शाम के प्लान के बारे में। तरुण 7:07 के आसपास घर से बाहर निकल जाता है। वो अपार्टमेंट से बाहर निकलते ही बाहर खड़े लोगों से बात करता है और बातों में उन्हें अपना सारा प्लान बता देता है। फिर तरुण अपने भाई के घर जाता है। तरुण उससे बातें करता है और बातें करने के बाद तरुण 8 बजे अपने घर आता है
और वो देखता है कि सजनी बेड के पास पड़ी है, गहने और पैसे बेड पर बिखरे पड़े हैं। ये सब देखकर तरुण ऊंची ऊंची रोने लगता है। तरुण की आवाज़ सुनकर सभी वहाँ इकट्ठे होने लगते हैं। सजनी के घर वालों को बताया जाता है। तरुण का भाई अरुण भी आ जाता है। थोड़ी ही देर में पुलिस वहाँ आ जाती है और सजनी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। सजनी का मर्डर उसी के दुपट्टे से गला घोंटकर किया गया था। शुरुआत में पुलिस को ये मामला लूटपाट का लगता है, पर जब पुलिस गहने और पैसे बेड पर बिखरे देखती है तो उन्हें भी शक होने लगता है। तो तरुण हर बार नई स्टोरी बताता है, जिसके बाद पुलिस को उस पर शक होता है। इतने में ही तरुण बेहोश हो जाता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। हॉस्पिटल में तरुण के पास उसका भाई अरुण होता है। उधर सजनी का पोस्टमार्टम होने के बाद डेड बॉडी उसके घर वालों को सौंप दी जाती है। पुलिस भी अपनी तहकीकात शुरू कर देती है। इतने में अरुण अपनी भाभी का अंतिम संस्कार करने के लिए घर आता है तो तरुण हॉस्पिटल से भाग जाता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि पुलिस को उस पर शक हो गया है। अंतिम संस्कार के बाद जब अरुण हॉस्पिटल आता है तो तरुण वहाँ नहीं था। वो परेशान हो जाता है और परेशान होकर पुलिस को फ़ोन करता है कि अरुण का कुछ पता नहीं है, वो पता नहीं कहाँ चला गया। पुलिस का तरुण पर शक और गहरा हो जाता है, पर बहुत ही जल्द शक यकीन में बदल जाता है जब तरुण अपने और सजनी के जॉइंट अकाउंट से सारे पैसे निकाल लेता है। पुलिस तरुण को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, पर उन्हें तरुण का कुछ पता नहीं चलता। फिर तरुण के किसी दोस्त से पुलिस को पूजा के बारे में पता चलता है, जिसके बाद पुलिस पूजा से तरुण के बारे में पूछती है तो पूजा कहती है 14 फरवरी को तरुण का फ़ोन आया था। उसने मुझे कहा मैंने सजनी को रास्ते से हटा दिया है, अब तुम मुझसे शादी कर लो। पर मैंने उसे साफ मना कर दिया और कहा मैंने किसी कातिल से शादी नहीं करनी। उसके बाद तरुण से मेरी कोई बात नहीं हुई। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदलने लगे, पर तरुण को कुछ पता नहीं चल रहा था। 2003 से 2006 आ चुका था। सजनी के भी माता पिता और पुलिस की झूठे दिलासों से थक चुके थे, तो वो 2006 में गुजरात के सीएम के पास जाते हैं। उस समय गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी थे। वह उनसे इस मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हैं। आखिर 2006 को सीबीआई को सजनी का केस सौंप दिया जाता है। एक स्पेशल टीम बनाई जाती है जो इस केस पर काम करती है और तरुण के ऊपर 1 लाख का इनाम भी रखती है। जिसके बाद भी तरुण का कुछ पता नहीं चलता। पुलिस तरुण के घर वालों से पूछताछ करती है और उनके फ़ोन भी सर्विलेंस पर डालती है, पर तरुण का फिर भी कुछ पता नहीं चलता। तरुण का परिवार भी केरला में शिफ्ट हो जाता है। फिर अचानक 2009 में तरुण के पिता की मौत हो जाती है। कई लोगों का कहना था कि तरुण अपने पिता की मौत से 1 दिन पहले मिलने आया था और दूसरे ही दिन उनकी मौत हो जाती है। फिर पुलिस सोचती है कि तरुण ने अपनी पहचान बदली होगी, जिस कारण हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे, क्योंकि बिना पहचान बदले अपने असली नाम के साथ उसके लिए रहना इस देश में बहुत मुश्किल था, क्योंकि सजनी का केस मीडिया में भी बहुत फैल चुका था, जिसके कारण हर कोई तरुण को जानता था। समय बीतता जाता है, पर पुलिस इस केस को बंद नहीं करती और थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन करती रहती है। फिर 2015 में डीसीपी दीपक बदरन का ट्रांसफ़र अहमदाबाद में होता है। ये अपने स्टाफ से कहते हैं जितने भी अनसॉल्व्ड केस हैं उनकी फ़ाइल मुझे ला कर दो। जब ये सारी फाइल्स चेक करते हैं तो इन्हें उन फाइलों में सजनी मर्डर की भी एक फ़ाइल मिलती है जो कि 12 साल पुरानी थी। तो ये उस केस पर काम करने का सोचते हैं और उस केस के रिलेटेड सारी फाइल्स पढ़ते हैं। फिर डीसीपी तरुण की गर्लफ्रेंड पूजा से बात करते हैं और उससे पूछते हैं क्या 12 सालों में तरुण ने कभी भी आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? तो वो कहती है नहीं, पर मुझे कुछ दोस्त बता रहे थे कि उन्होंने तरुण जैसे एक आदमी को दिल्ली के एक मॉल में देखा था। फिर पुलिस को भी पता चलता है कि इन दिनों तो तरुण की मां भी दिल्ली गई हुई थी। जिसके बाद पुलिस अपनी एक टीम को दिल्ली भेजती है और तरुण के बारे में पता करना शुरू करती है। तरुण की मां का भी फ़ोन सर्विलेंस पर डाल देती है और 2 इंस्पेक्टर को मध्य प्रदेश भेजा जाता है, जिस बिल्डिंग में तरुण की मां रहती थी। वहीं पुलिस वाले आसपास के लोगों से बात करते हैं और पूछताछ में पता चलता है कि 2009 में तरुण के पिता की मौत के बाद उसकी मां मध्य प्रदेश में आ गई थी और तरुण का छोटा भाई शादी के बाद अहमदाबाद में ही सेट हो गया था। फिर पुलिस तरुण की मां के कॉल रिकॉर्ड चेक करती है, जिसमें उन्हें 2 नंबर मिलते हैं
उनकी भांजी नेहा और उनके हस्बैंड परवीन बटेला का। पुलिस नेहा का सोशल मीडिया अकाउंट भी चेक करती है। यहाँ पर उसने सिर्फ अपनी और अपने बेटों की फ़ोटोज़ डाली हुई थी और अपने हस्बैंड परवीन की एक भी फ़ोटो नहीं डाली थी अपने साथ। जिसके बाद पुलिस वालों को शक होता है और वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं ताकि परवीन बेंगलोर की ऑरेकल कंपनी में एक एम्प्लॉई है। जिसके बाद अहमदाबाद पुलिस बेंगलोर पुलिस से कांटेक्ट करती है और ऑरेकल कंपनी से उनके सभी एम्प्लॉय की लिस्ट मांगती है। पहले तो कंपनी मना कर देती है, फिर पुलिस कहती है जे हम नॉर्मल वेरिफिकेशन के लिए कर रहे हैं, तो कंपनी उन्हें लिस्ट दे देती है। फिर पुलिस को उस लिस्ट में से परवीन का नाम भी मिल जाता है और वो उसकी सारा बायोडाटा चेक करते हैं। ये सब प्रोसेस करने में पुलिस को 3 साल लग जाते हैं और 2018 आ जाता है। ये सारे प्रोसेस में 3 साल लग जाते हैं और अब आ गया था 2018 में पुलिस ऑरेकल कंपनी से तरुण को गिरफ्तार कर लेती है। जिसके बाद तरुण अपना जुल्म कबूल कर लेता है और तरुण बताता है कि 14 फरवरी 2003 को वो घर से बाहर तो निकला था पर बाद में पीछे के गेट से अंदर गया था। जिसके बाद उसने सजनी के दुपट्टे से ही उसका गला घोंट दिया और उसने सारा सामान बखेर दिया ताकि लगे जे लूटपाट का मामला है। पर पुलिस को उस पर शक होने लगा, इसलिए उसने बेहोशी का ड्रामा किया और हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। जिसके बाद वो हॉस्पिटल से भी भाग निकला। वहाँ से भागने के बाद वो बताता है कि वो अपने दोस्त परवीन बटेला के पास जाता है और उसे मेरी नौकरी छूट गई है, अब मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, क्या मैं कुछ दिन तुम्हारे पास रुक सकता हूँ? तो वो कहता है कोई बात नहीं, तो रुक जा। परवीन अहमदाबाद के ही एक गांव में पीटी टीचर था, पर तरुण तो उसके पास किसी और इरादे से आया था। तरुण धीरे धीरे परवीन के सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने शुरू करने लगा। जो डॉक्यूमेंट परवीन के पास नहीं था वो उसे उस डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फोर्स करता। ये बात परवीन को पता ही नहीं थी कि उसका दोस्त उसकी पीठ पीछे क्या कर रहा है। 3 महीने बाद तरुण परवीन के घर से चला जाता है, पर वो वहाँ से तरुण नहीं परवीन बटेला बनकर निकलता है, क्योंकि वो परवीन के जितने भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब चुरा के वहाँ से निकलता है। परवीन फिर बेंगलोर में आता है। यहाँ वो परवीन बटेला के नाम से अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है और उसे बेंगलोर की ऑरेकल कंपनी में जॉब मिल जाती है। और यही उसकी मुलाकात नेहा नाम की एक लड़की से होती है जो उसी कंपनी में काम करती थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और शादी भी कर लेते हैं। तरुण के घर 2 बेटे जन्म लेते हैं, पर 2018 में उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाती है। अब तरुण पुलिस कस्टडी में है और अहमदाबाद में उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। 2019 में बेल के लिए भी पिटीशन डाली थी जो कोर्ट ने रद्द कर दी। आखिर 15 साल बाद सजनी के कातिल तरुण को पुलिस ने पकड़ ही लिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।